क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। फिगर शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए। इसका रेडियस ए है, एक वायर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, कैरिंग स्टेडी करंट आई। द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। मतलब इस पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट है, समझ गए ना, यूनिफॉर्मली एक जैसा करंट है पूरे में, सारी वायर में, ठीक है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन आर लेस देन ए। मतलब ये तो पूरा ए है, हमें मान लो ये है, देखो रेडियस ए से छोटा है, पहला केस है जब आर ए से छोटा है। अब दूसरा केस है जब आर ए से बड़ा है, तो उसमें ये बड़ा हो जाएगा ऐसे। दूसरा केस ये है कि रेडियस ये हो जाएगा ए से भी बड़ा, समझ गए। उस रीजन में पता करना है। सबसे पहले देखो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर, रेडियस ए है ना, तो करंट इन पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर एरिया, पूरे टोटल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसमें करंट कितना है, आई। तो करंट ना एक एरिया में कितना होगा, वन एरिया, वन में क्या होगा, आई बाय पाई ए स्क्वायर, समझ गए। पर हमें तो हमारे पास रेडियस क्या है, स्मॉल आर, ये है ना, इसका रेडियस छोटा है अभी, तो पाई आर स्क्वायर एरिया में क्या होगा, करंट। तो हम क्या करेंगे, इसको पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, पाई से पाई कैंसिल, पाई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये आ गया करंट इसके अंदर। अब जो आर है वो छोटा भी हो सकता है, आर ऐसे, आर बड़ा भी हो सकता है, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। पहले एक बार हमने ये करना है, आप यहां तक नोट करो, उसके बाद फर्स्ट केस करेंगे जब आर ए से छोटा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। देखो बस ये याद रखना कि करंट कितना है, आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, आर रेडियस आर है अगर तो, ठीक है, ये मैं आपसे पूछूंगा आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट वाले, व्हेन रेडियस इज लेस देन ए, सिर्फ अंदर अंदर की बात हो रही है इसके, बस इतनी, वायर के अंदर वाले एरिया में बस, समझ गए। ये रेडियस सिर्फ ये है, ठीक है, सिर्फ इसमें इतना। तो इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से पता करनी है, ठीक है। अब इसमें लगेगा एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट। अब आई करंट तो पूरी वायर में है, मान लो इसके अंदर वाले में आई डैश है, कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड में डीएल में क्या एंगल होगा, इसने यही बोला है ना कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, अंदर वाले रीजन में, तो मैग्नेटिक फील्ड और ये सेम ही होगी, डायरेक्शन जो है ना वो सेम होगी, लेंथ इसकी ऐसे ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी हम इसी रीजन में ले रहे हैं, रीजन वही पूछा है ना, तो रीजन में लेंथ भी वैसे ही है वायर की, उसी रीजन में, तो फिर एंगल कुछ नहीं आएगा। म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट। अब करंट कितना है, आर, यहां तक करंट कितना था, आई आर स्क्वायर बाय, वो तो आर चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, करंट तो ये है ना। अब ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे cos 0 पे 1, हमारे पास ये बचा dl, आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये अगर dl सारी लेंथ अगर आप जोड़ दो वायर की, टोटल लेंथ ऐसे, ये एक्चुअली पता क्या है, देखो अब ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जीरो मैंने जीरो भी क्यों लिया और डीएल भी। वायर मान लो ये वायर है, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हुई ना, है ना, तो ना मैं यहाँ पे एरिया की बात कर रहा हूँ, डीएल यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे कहीं ऐसे डीएल, ये जो आप देख रहे हो ना डॉट, ये डीएल है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, लेंथ भी उसकी, जो डीएल है वो भी हमने ऐसे ही लिया है, समझ गए ना, डीएल एलिमेंट भी ऐसे ही लिया हमने, ओके, क्योंकि इसकी हमें ऐसे लेंथ तो पता ही नहीं है कुछ भी, तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं इसमें। तो एरिया, जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, देखो ध्यान से, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे ही मैंने ऐसे डीएल 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 ऐसे लिए, तो
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 0। अगर dl dl आप यहाँ पे जोड़ दोगे तो 2 पाई r आ जाएगा, ठीक है। तो ये b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय a स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है बताओ। ये देखो सिर्फ एक r से r कैंसिल, यहाँ पे एक ही r बचा और मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, ये म्यू नॉट बाय 2 पाई, ये 2 पाई नीचे गया बस, बाकी तो सेम है आई आर बाय ए स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई और ये मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, r ऊपर है ना इसमें, तो ये आ गई पहले की मैग्नेटिक फील्ड। आप नोट करो। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट व्हेन r इज ग्रेटर देन a, अगर मैं इस वायर के बाहर तक, यहां तक पता करते हो वायर के बाहर तक ऐसे, तो ये तो अगर वायर के बाहर तक रीजन में आप पता कर रहे हो लगेगा यही अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, बट आई डैश नहीं आएगा क्योंकि इस रीजन में पता कर रहे हैं। टोटल करंट तो आई ही है ना, यहाँ पे तो कोई करंट नहीं ना, करंट तो यहाँ तक है, तो टोटल करंट आई ही काउंट होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं। अभी टोटल करंट सिर्फ और सिर्फ आई लिखा जाएगा बस, ठीक है। और ये cos 0 आएगा बिल्कुल पहले की तरह, क्योंकि हम dl dl ऐसे लेंगे तो पूरा एरिया कितना आ जाएगा, ये सरकमफ्रेंस लेंथ है ना, dl dl जोड़ देंगे, पूरी सरकमफ्रेंस कितनी आएगी 2 पाई r। ये भी ठीक है क्योंकि हमने लिया तो r ही है ना उसको, देखो r ग्रेटर देन a, तो 2 पाई r रहेगा ऐसे, और यहाँ पे सिर्फ म्यू नॉट टाइम्स द करंट आई, क्योंकि टोटल करंट आई रहेगा इसमें और कुछ नहीं। सो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई हमारे पास, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। और इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है आप ध्यान से देखो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पहले क्या थी डायरेक्टली। अब जितना जितना r बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, मतलब जितना आप बाहर वायर से बाहर जाओगे ना मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी जितना दूर जाते जाओगे, समझ गए। तो ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन, कोई डाउट तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। टू वेरी स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स 1 and 2 कैरिंग इक्वल करंट आई आर प्लेस्ड वर्टिकली विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है, विद देयर ज्योमेट्रिक एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखो ये ऐसे है, ये लूप देख रहे हो आप, ये जो लूप है वो ऐसे है, एक और लूप देख रहे हो वो ऐसे है, ऐसे रखी हैं दो लूप्स, ठीक है, ओके। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट O। हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे क्या होती है, ये एक्सिस है, इसका एक्सिस डिस्टेंस पे, ये भी एक्सिस डिस्टेंस पे, इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट आई, बिल्कुल सेम। देखो ये ऐसे है, ये ऐसे जा रहा है करंट, क्लॉकवाइज कौन सी पोलैरिटी होगी, साउथ, तो इस तरफ साउथ पोलैरिटी है। ये नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से चलती है साउथ की तरफ ऐसे। अगर आप, क्योंकि कहाँ पे पता करना है, ओ पे पता करना है ना, तो आप ओ पे अगर देख रहे हो तो नॉर्थ से चली साउथ की तरफ ऐसे। तो पर आप यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ हुई ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ हुई B1 ऐसे, समझ गए ना। ये B1 है कि जो पहली कॉइल है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। दूसरा देखो ये कॉइल है ऐसे रखिए, करंट ऐसे है, देखो ऐसे, कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से चली साउथ की तरफ। तो आप ओ पे खड़े होके देख रहे हो तो ऊपर की तरफ आ रही है ना फील्ड, तो यहाँ पे जो फील्ड है ना वो ऊपर की तरफ है B1, ये B1 सॉरी B2, दूसरी कॉइल की वजह से, पहली कॉइल की वजह से ये, दूसरी कॉइल की वजह से ये, समझ गए। अब इन दोनों का फिर कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ से करेंगे, रिजल्टेंट ये आएगा। पैरेललोग्राम लॉ करेंगे ना जब, तो रिजल्टेंट ये आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए ना। तो पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू लूप 1, पहली लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब ये एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, 2 पाई आई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। अभी रेडियस कितना है इसका दिया है, नहीं दिया है ना, तो आर ले लिया हमने रेडियस, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
3/2 ये है फॉर्मूला। x कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे पता करना है हमें, ये x है डिस्टेंस, ये भी x है। ओके तो ये इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन along नेगेटिव x एक्सिस, डायग्राम के हिसाब से, ठीक है, डायग्राम के हिसाब से आए, ये आ गया। अब सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट O, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू लूप 2, सेकंड लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी बिल्कुल, क्योंकि सेम उसमें करंट है, सेम उसका रेडियस है, सेम डिस्टेंस पे पता करना है। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, या वर्टिकली अपवर्ड भी कह सकते हो, ऊपर की तरफ है। हो गया। अब जो इन इसका और इसका रिजल्टेंट है वो कैसे पता करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा। नाउ रिजल्टेंट ऑफ और रिजल्टेंट से पहले ये देखो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों क्या है मैग्नीट्यूड में, B1 और B2 क्या है बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं, सेम है ना। अब रिजल्टेंट ऑफ B1 and B2 is given by parallelogram law। वो क्या आएगा, रिजल्टेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, वैसे तो लिखते नहीं थे P स्क्वायर Q स्क्वायर 2P Q cos थीटा 2 B1 B2 cos थीटा, B1 B2 में एंगल कितना है 90, ये देखो आपके सामने, तो cos 90 में 0, ये सारा खत्म। कितना आ गया हमारे पास B1 स्क्वायर, एक्चुअली B2 और B1 सेम है, इक्वेशन नंबर 3, मैंने B2 को भी B1 ही लिख दिया देखो यूजिंग 3, समझ गए ना, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ये तो लिख लिया होगा आपने। अब ये कितना आया मेरे पास, √2 B1 स्क्वायर √2 B1 की वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये आ गया। पर √2 भी है तो यहाँ पे 2√2 हम लिख देंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 4, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और बता भी सकते हो ये ऑब्वियसली ये बीच में होगा ना, क्योंकि दोनों सेम है 45 डिग्री, आप लिख भी सकते हो इंक्लाइंड एट 45, अगर डायरेक्शन भी लिखनी है इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू B1 के साथ भी B2 के साथ भी 45 का एंगल बना रहा है सिंपल, ठीक है, तो डायरेक्शन भी पता चल गई। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यहाँ पे नोट कर सकते हो आप। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 25 करते हैं। यूज बाइट-शावर्ट्स लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस a कैरिंग करंट I। करंट I है, रेडियस कितना है a, इससे d डिस्टेंस पे पता करनी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड of this coil at the center and at axial point for which d is equal to this, ठीक है। कैसे करते हैं, यूज बाइट-शावर्ट्स लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट। ये तो सेम है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करते हैं एक्सिस पे, ये आर्टिकल था ना एक, एक्चुअली ना ये पूरा क्वेश्चन है स्टेट बाइट-शावर्ट, स्टेट बाइट-शावर्ट्स लॉ, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। बाइट-शावर्ट्स लॉ, अब स्टेटमेंट तो आप खुद कर लोगे, मैंने आपको करवा दी पहले चैप्टर में, स्टेटमेंट है ना, और यहां तक ना आर्टिकल है d डिस्टेंस तक, ये ना आर्टिकल है कि
बायट-शावर्ट लॉ का यूज करके रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग हमने किया ना, वो पूरा आर्टिकल आपको करना है ड्यू टू रिंग वाला, ठीक है। तो वो हमारे पास कितना आता है, मैग्नेटिक फील्ड एट, ये मान लो P पॉइंट है, एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस D, या एट पॉइंट P सीधा ही B1, इसको मैंने लिख दिया। मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, D डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे, रिंग के एक्सिस पे म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ये है। अब ये रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितने D, और 3/2 ये समझ गए, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ बी लिखा, ये मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा, आंसर ये आएगा, ठीक है। अब क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस कॉइल एट सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O, यहाँ पे क्या होती है मैग्नेटिक, इसको B1 लिख लिया। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं बट यहां से भी निकल जाएगा, ये D वहां पे क्या हो जाता है, D 0 कर दोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2 पाई I a स्क्वायर, यहाँ पे D 0 कर दिया, a स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, a क्यूब आया, a स्क्वायर से a क्यूब कैंसिल, a यही आता है 2 पाई I बाय R, ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, या जरूरत भी नहीं है, इसको B1 लिख दिया ना हमने, तो जरूरत नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो व्हेन D इज इक्वल टू A√3, जब D की वैल्यू ये है तो P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ये एक्सिस पे है, इसको B2 लिख दिया, कितना आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I a स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये तो a स्क्वायर, ये D का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3a स्क्वायर, और पूरे की पावर कितनी है 3/2, इसको सॉल्व करो, ये मेरे पास आ गई सेंटर पे, क्योंकि जो रेशियो पूछे है ना वो देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, एक्सियल पॉइंट पे भी पता करना है जहां पे D है, तो मैंने यहाँ D की जगह बस ये पुट कर दिया, इसको सॉल्व करो कितना आता है, फिर उसको उसकी रेशियो पता करेंगे। B2 म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I a स्क्वायर, ये कितना आ गया 3 + 1 4, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर पावर 3/2, तो ये कैंसिल, कितना आ गया हमारे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I a स्क्वायर, नीचे a की पावर कितनी है देखो, पहले तो 2a क्यूब, 2 का क्यूब 8, ये a का क्यूब, ये कैंसिल, हमारे पास a बचा, तो ओवरऑल बचा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I बाय 8a, ये आ गई B2। अब रेशो करनी है B1 और B2 की रेशो, डिवाइड कर दो दोनों को, B1 B2 को, B1 बाय B2, B1 की वैल्यू ये म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I बाय 8 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये 2 पाई I बाय 8a, ये देखो पूरा कैंसिल, 2 पाई I से 2 पाई I a से पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं नीचे 8, सो B1 बाय B2 रेशो कितनी आ गई 1:8, 1/8 नोट कर सकते हो, कोई डाउट हो तो जरूर बताओ। सॉरी, जब आप इसको कैंसिल करने लगे हो ना, देखो एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन हो गई इसमें, ये हमारे पास है 2 पाई I बाय a, और ये हमारे पास है 2 पाई a बाय 8 है, ये तो कैंसिल हो गया, पर ये टर्म हम अगर सेम रखें, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा तो ये आएगा, तो हमारे पास 8/1 ये आंसर है, ठीक है, वो ये नोट करना ऐसे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 26 करते हैं। A narrow beam of protons and neutrons each having the same momentum enters a region of uniform magnetic field directed perpendicular to their direction of movement। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे तो क्या होता है, सर्कुलर पाथ, लिखा है ना सर्कुलर पाथ, है ना। सो
उसका रेडियस पूछा है ना, रेशियो ऑफ द रेडियाई। रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, mv अपॉन क्यू बी। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम p, यही होता है। अगर आप दो पार्टिकल ले रहे हो, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये होता है देखो प्रोटॉन H11, एक होता है ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन होता है H12। अगर इसके लिए मैं लिखूं प्रोटॉन के लिए रेडियस कितना आएगा, मोमेंटम तो सेम है, लिखा है ना इसने सेम मोमेंटम, P सेम है, चार्ज प्रोटॉन का, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, ठीक है। अच्छा अगर ड्यूट्रॉन के लिए लिखे मोमेंटम सेम, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम, यही कुछ है। रेशो करो इनकी, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, P अपॉन क्यू पी बी। जब रेशो करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, मोमेंटम से मोमेंटम कैंसिल, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्या चार्ज है, ये देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, चार्ज सेम है, ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम चार्ज है, कितना आ गया 1:1 आंसर। सो रेडियस की जो रेशो है दोनों की वो 1:1 है। न्यूमेरिकल नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। Two particles A and B of masses m and 2m have charges q and 2q respectively. They are moving with velocities v1 and v2 respectively in the same direction, enters the same magnetic field B acting normally to their direction of motion. If the two forces Fa and Fb acting on them are in the ratio 1:2, find the ratio of their velocities. बहुत सिंपल है ये, 1 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ साइज में बड़ा लग रहा है। देखो जब चार्ज पार्टिकल नॉर्मली एंटर करे मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, तो वैसे तो सर्कल में मूव करता है वो, है ना, पर फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि सर्कल की बात हुई नहीं है, फोर्स की बात है, ठीक है, रेडियस की भी कोई बात नहीं है, तो फोर्स कितना लगता है, F = Q V B sin थीटा। चार्ज पहले भी कितना चार्ज है, Q, पहले पे वेलोसिटी v1, सिमिलरली दूसरा फोर्स Q, कितना चार्ज है दूसरे पे, Q V B sin थीटा। समझ गए आप, तो B से B कैंसिल, ये Q से Q कैंसिल, तो sin 90 पे 1, sin 90 पे 1, ऊपर v1 बचा, नीचे 2v1, ये 2 से 2 कैंसिल, तो रेशो कितनी आ गई v1 और v2 की, 1:1, ठीक है, या 1/1 बस ऐसे छोड़ दो, ये आंसर है 1:1, सिर्फ इतना सा था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। A beam of alpha particles projected along positive x axis, मतलब जो उसकी वेलोसिटी है, अल्फा पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है वो x एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव x एक्सिस। तो मैंने वेलोसिटी हमें पता नहीं, बस v लिख लिया वेलोसिटी को, ठीक है, वेलोसिटी को v, I मतलब पॉजिटिव x एक्सिस। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स, वो लग रहा है पॉजिटिव y, मतलब j, इसकी डायरेक्शन देगा y, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब सिंपल सी बात है, जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q V क्रॉस B। अब ये मेरे पास है F और J, ये तो Q सिंपल है ना, और ये मेरे पास है V I क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। आप खुद बताओ, मैं I का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करूं, इसकी डायरेक्शन क्या रखूं ताकि J आ जाए, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये I J और K, I का क्रॉस J के साथ किया K, J का K के साथ किया I, ऐसे आता है, एंटी क्लॉकवाइज माइनस आता है। अब I को अगर मैं K के साथ क्रॉस करता हूँ, I का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ मैं K के साथ, तो माइनस J आता है। यहाँ पे लिख के समझाता हूँ आपको, अगर मैं I क्रॉस K करूँ तो माइनस J आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस आता है ना। अगर मैं यहाँ पे माइनस ही लिख दूं पहले, I क्रॉस माइनस K, तो एक माइनस मैंने पहले से लगा दिया, एक ये माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस J आएगा। तो हमें तो J चाहिए ना, फोर्स चाहिए J में, तो जो B होगा उसमें क्या क्या आना चाहिए,
समझ गए ना? Therefore, to have force in positive force along लिख दो आप, force along positive y axis direction of magnetic field should be along negative z axis, क्योंकि माइनस के है ना, नेगेटिव z डायरेक्शन हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड माइनस बी, सॉरी बी बट माइनस, ये आंसर है। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की पूछी है, नेगेटिव जेड एक्सिस, ये आंसर है। एक नंबर का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 29। A point charge is moving with a constant velocity v perpendicular to magnetic field as shown in figure. What should be the magnitude and direction of the electric field so that the particle moves undeviated along the same path? देखो, पार्टिकल ऐसे आ रहा है इस तरफ, ये वेलोसिटी है पार्टिकल की, ठीक है। अब जो मैं ना आपको प्रॉपर बताऊंगा, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्चुअली ना ये क्रॉस का क्या मतलब है, मान लो ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। क्रॉस का मतलब है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो अगर ये मैं ले रहा हूँ एक्स, ये ले रहा हूँ वाई, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे इसके, समझ गए? तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अंदर की तरफ क्या, दूसरी तरफ क्या है, एक्स और जेड के पीछे, तो ये नेगेटिव जेड नहीं होता, तो नेगेटिव जेड एक्सिस में, ये जेड एक्सिस है, नेगेटिव जेड में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, समझ गए आप? तो अब डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, माइनस के डायरेक्शन में लग रही है। उसकी जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, माइनस आई। ये देखो, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये देखो, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस वी, यही होता है। तो मैं क्या करूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा, ये v माइनस आई, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या है, माइनस के। देखो क्यू वी बी, ये तो कांस्टेंट थे, आगे लिख दे, माइनस माइनस प्लस, आई क्रॉस के करके क्या आता है, आई जे के। मैं दोबारा बना देता हूं, वैसे तो आना चाहिए। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, आई क्रॉस के करके माइनस जे आता है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ना, वो नेगेटिव वाई में लग रहा है, ऐसे नीचे की तरफ, तो ऐसे फोर्स लग रहा है। ऑब्वियसली अब अगर नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लगना चाहिए, ऑपोजिट ना, तभी तो अनडेविएटेड जाएगा और बराबर लगना चाहिए। सो इलेक्ट्रिक फोर्स, आप ऐसे लिखो इसको, इक्वेशन नंबर 1 देंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फोर्स। इसके इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करता है। देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जे होगी इसकी डायरेक्शन। इक्वेशन नंबर 2, मतलब पॉजिटिव अलोंग, लिख भी दो, पॉजिटिव वाई एक्सिस, एफ ई इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये हो गया। ये देखो, ये है ना, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर फोर्स ऊपर की तरफ है, तो फोर्स ऊपर की तरफ क्यों लगा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव है। नीचे अगर पॉजिटिव प्लेट होगी, इसके नीचे अगर पॉजिटिव प्लेट होगी, तभी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगी, तो ये नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगी, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तभी समझ गए ना। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, वो भी ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव y की तरफ। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। ये भी पॉजिटिव y की तरफ होनी चाहिए, बट कितनी होगी, क्योंकि पार्टिकल अनडेविएटेड है ना, तो जो फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट है। सिंस पार्टिकल मूव अनडेविएटेड
पार्टिकल मूव्स अनडेविएटेड, अनडेविएटेड मूव कर रहा है पार्टिकल, देयरफॉर जितना फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है उतना ही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रही है। मैग्नेटिक फील्ड ने कितना लगाया, क्यू वी बी, डायरेक्शन अगर ना लो मैग्नीट्यूड में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो ये क्यू से क्यू कैंसल, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, मैग्नेटिक फील्ड इनटू ये आ गई, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बी इनटू वी, समझ गए। तो मैंने डायरेक्शन भी आपको बताई दिया, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये आंसर है। डायरेक्शन भी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, कोई डाउट तो जरूर बताओ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 30। A cyclotron when being used to accelerate positive ions mass or charge given has a magnetic field of pi by 2 Tesla. What must be the value of the frequency of the applied alternating electric field to be used in it? फ्रीक्वेंसी क्या होगी साइक्लोट्रॉन में, क्या होती है फ्रीक्वेंसी, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ, चार्ज कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, मैग्नेटिक फील्ड पाई बाई 2 टेस्ला, यहाँ पे नीचे 2 और पाई तो है, नीचे एम भी है। मास इसका कितना गिवन है 6.7 इंटू 10⁻⁻27, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 to the 4, यहाँ पे 0.8 है। सो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 1.2 इंटू 10⁻7, 7 साइकिल पर सेकंड, आंसर ये आएगा सॉल्व करके इसको, ठीक है। आंसर मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। अ न्यूट्रॉन, an electron and an alpha particle moving with equal velocities enters a uniform magnetic field going into the plane of the vector as shown in the figure. क्रॉस लगा है ना, क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूँ इस तरफ, अगर ये मेरे पास एक्स एक्सिस है ऐसे और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये जेड एक्सिस है, तो ना जो क्रॉस है इसका मतलब अंदर की तरफ कौन सा एक्सिस है, समझ गए आप। मैं ना अगर ये यहाँ पे ना बना के, अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ ज़्यादा बेटर होगा, एक्स वाई जेड, तो मैग्नेटिक फील्ड पीछे की तरफ है ऐसे, अंदर की तरफ, पीछे की तरफ क्या है, आगे की तरफ तो जेड एक्सिस होता है, पीछे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, समझ गए आप। सो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो -k है। Here in this case मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है -k। आगे हमें क्या पता करना है, ट्रेस देयर पाथ इन द फील्ड एंड जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले फॉर अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ, ये तो आई आएगा, पर जो मैग्नेटिक फोर्स उस पे लग रहा है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी। चार्ज इस पे क्या है, देखो अल्फा पार्टिकल इसको बोलते हैं हीलियम 24, ये अल्फा पार्टिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। तो चार्ज इस पे कितना है, यहाँ पे कितना है देखो 2 है ना, तो ये 2e है, पॉजिटिव 2e, और v की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी i। वैसे वेलोसिटी सबकी सेम है, वेलोसिटी को तो आप भी रख लो, लिखा है ना इक्वल वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहे हैं, तो बस मैंने v रख लिया। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी है माइनस, तो कितना आया 2e/v है ना। i क्रॉस k करके क्या आता है, i क्रॉस k करके आता है -j, और माइनस ऑलरेडी है, तो सिर्फ क्या बचा j। मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है
वो लगा रही है जे डायरेक्शन की तरफ, ऊपर की तरफ, तो अल्फा पार्टिकल ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। पर आ तो 90 डिग्री पे रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड के, सर्कल बनाएंगे तो ये ऊपर की तरफ सर्कल बनाएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर अल्फा पार्टिकल विल डिस्क्राइब या डिस्क्राइब्स a circle anti-clockwise, एंटी-क्लॉकवाइज सर्कल ये डिस्क्राइब करेगा, वो मैंने बना दिया, ठीक है। हो गया ना, क्योंकि जे की तरफ लग रहा है फोर्स, तो मैंने पहला आपको करा दिया अल्फा पार्टिकल, नोट कर लो जल्दी। सेकंड करते हैं, सेकंड ये पार्टिकल हमारे पास है न्यूट्रॉन, फॉर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, ये सिंबल है, न्यूट्रॉन ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता, ये देखो नीचे, समझ गए, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे तो चाहे मैं वेलोसिटी लिख भी दूं, वेलोसिटी में ऐसे लिख दूं, पर यहाँ पे चार्ज क्या है, जीरो। पर अगर आप जब यहाँ पे पुट करोगे ना चार्ज को जीरो, यहाँ जो मर्जी आए बट चार्ज जीरो हो गया तो फोर्स क्या हो गया, समझ गए ना। और वैसे भी ये फोर्स जो लगता है ना वो चार्ज्ड पार्टिकल पे लगता है, तो ये तो चार्ज है ही नहीं इसके ऊपर, फोर्स इस पे लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर न्यूट्रॉन moves undeviated, ये डायरेक्ट सीधा चला जाएगा ऐसे, समझ गए, कोई फोर्स नहीं इसमें लगेगा, लिख लो आप। फिर हम करते हैं थर्ड, थर्ड हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, करें। अब इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं ऐसे -1 0, इस पे चार्ज होता है -e इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये चार्ज -e, वेलोसिटी किस तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे पास क्या है, -k है ना। सो कितना आ गया, नोट कर लिया था ना पहले वाला सारा, ये देखो माइनस माइनस प्लस, मेरे पास आ गया E V B, अंदर I क्रॉस K, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने, तो E V B I क्रॉस K करके क्या आता है, -j आता है। और क्योंकि परपेंडिकुलर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, सर्कुलर पाथ तो बनाएगा बट -j मतलब नीचे की तरफ ऐसे। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन विल डिस्क्राइब, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन विल describe a circle clockwise। हाँ जी, आया समझ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने तीनों पार्टिकल्स का पाथ ट्रेस कर दिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट्स ऑफ, तो पैरेलल वायर है कैरिंग करंट्स ऑफ 2 एम्पियर and 5 ampere in opposite direction, 2 ampere 5 ampere in opposite direction are separated by a distance of 1 centimeter, find the nature and magnitude of the magnetic force between them। क्या होता है, दो कंडक्टर्स के बीच में फोर्स, μ0/4π2 और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, अगर इनकी लेंथ गिवन होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू 10⁻⁷, पहला करंट 2, दूसरा करंट 5, डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर, जो कि SI यूनिट नहीं है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, 10⁻² मीटर। सो 2 to the 4, 4 5 are 20 into 10⁻⁵ न्यूटन, ये फोर्स लगा है। बट नेचर, मैग्नीट्यूड तो बता दिया, रह गया नेचर, दो चीजें पता कर ली, ये मैग्नीट्यूड आ गया, नेचर, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्टिव,
नहीं सॉरी, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्टिव, अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। ये आंसर है, आप नोट कर सकते हो। कोई डाउट तो जरूर बताओ।